हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो है, हम जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं महिला सुपरवाइज़र के लिए, उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल खालिस्तान से आरंभ होती है। फ्रेंड, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हर क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें कि वो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। तो अगर हम इस वर्ड को पकड़कर चलें, प्रोटीन कुपोषण, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटीन का कुपोषण है, प्रोटीन की कमी है, तो उसके उपचार के लिए क्या चाहिए है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। अगर हम इस वर्ड को पकड़ के चलते हैं प्रोटीन कुपोषण को, तो कह रहा है कि उपचार के लिए हमें क्या चाहिए। प्रोटीन की कमी है तो उसके उपचार के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षीकरण, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो टीके की बात कर रहा है। दूसरा है भार वहन व्यायाम, उसे तो वैसी प्रोटीन की कमी है तो भार वहन कहाँ से करेगा। तीसरा है तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हमें पता चलेगा कि पहला नहीं है, दूसरा नहीं है और तीसरा पढ़े हैं हमने कि तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति और तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि, तो इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थों की पुनः पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि। ये प्रोटीन कुपोषण की उपचार प्रोटोकॉल होगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA है। ICMR का है तो ICMR का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA कितनी है? 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1400 मिलीग्राम प्रतिदिन या 1800 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। और ICMR का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया है, वो आपको याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कहीं कहीं पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना खालिस्तान प्रदान करती है। 600 किलो कैलोरी, 350 किलो कैलोरी, 900 किलो कैलोरी या 750 किलो कैलोरी। पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि क्या कह रहा है। अगर आप में से कुछ लोग गए होंगे आंगनवाड़ी तो उनको पता होगा कि महिलाओं का ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो उनको पौष्टिक आहार मिलता है, उनको जो राशन मिलता है, वो वहीं आंगनबाड़ी में बैठकर ही लें, उसका सेवन करें। नहीं, वो महिलाएं अगर चाहती हैं तो उसे घर भी ला सकती हैं, घर में आराम से बैठकर खा सकती हैं। यही योजना है राशन घर ले जाओ योजना। तो इस योजना में उन्हें क्या क्या दिया जाता है, क्या मिलता है? तो उन्हें दी जाती है 600 किलो कैलोरी। तो ये आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आंगनवाड़ी में ही बैठकर उनको खाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं तो आराम से घर में बैठकर खा सकती हैं राशन लाकर। इसके लिए उन्हें 600 किलो कैलोरी प्रदान की जाती है। ठीक है, याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है। आंकड़ा कितना है वर्ष 2015 में टीबी का? तो ये था 22 लाख मामले थे। टीबी के लगभग 22 लाख मामले थे, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतराकाशी स्थान में जल के संचय को खालिस्तान कहते हैं। अब ये डिफिकल्ट वर्ड आ गया, अंतराकाशी। अभी अंतराकाशी होता क्या है तो बता देते हैं आपको। अंदर वाला पार्ट, शरीर के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे अंतराकाशी कहते हैं। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर शरीर के अंदर पानी भर गया है, कहते हैं ना कि बॉडी में पानी भर गया है, ऐसा चालू वर्ड में बोलते हैं जैसे, तो हमसे यही कहा गया है कि अगर बॉडी में पानी भर गया है तो उसे कौन सा रोग होता है, क्या हो जाता है? त्वचा शोथ, डर्मेटाइटिस। तो त्वचा शोथ किसे कहते हैं? जब त्वचा में प्रॉब्लम होने लगती है उसे त्वचा शोथ कहते हैं। दूसरा है शोथ, इन्फ्लामेशन।
त्वचा जब जलने लगती है तो उसे शोथ या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। व्रण अल्सर क्या होता है तो हम सभी जानते हैं। तो जब बॉडी में पानी भर जाए या पानी ज़्यादा हो जाए शरीर में तो क्या रोग हो जाएगा? बचता क्या है यहाँ? एडिमा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्वचा शोथ भी इससे संबंधित नहीं है, शोथ का भी कोई मतलब नहीं है, अल्सर भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो हमारा क्या बच जाएगा? एडिमा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को बार बार पढ़ना ज़रूरी है। अंतराकाशी का मतलब होता है शरीर के अंदर वाला पार्ट में अगर पानी भर गया है तो कौन सा रोग आपको लग जाएगा? तो हो जाएगा एडिमा। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। ये तो बहुत सरल पूछ लिया है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई सभी जानते हैं कि धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं। कोई एक है जो मोटापे से ताल्लुक़ नहीं रखता है, उसे हमें ढूंढना है। हृदय धमनी के रोग ये मोटापे की जटिलता में शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा। आर्थराइटिस भी मोटापे की जटिलता में शामिल होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया ये भी मोटापे की जटिलताओं में शामिल होगा। टाइप 1 मधुमेह, फ्रेंड्स यहाँ आपको बता देते हैं, अगर यहाँ सिर्फ मधुमेह होता तो ये भी मोटापे की जटिलताओं में भी शामिल होता, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है? टाइप 1 मधुमेह। मधुमेह तो मोटापे की जटिलताओं में मोटापे के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन जो टाइप 1 मधुमेह है ये डायरेक्ट उस पर प्रभाव नहीं करता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइप 1 मधुमेह। ये हमारा राइट आंसर है, इसे हमें याद रखना है। हृदय धमनी के रोग इससे रिलेटेड है, मोटापे की जटिलताओं से। आर्थराइटिस भी है, अवरोधी निद्रा श्वास रोध भी है, लेकिन टाइप 1 मधुमेह ये डायरेक्ट उसमें प्रभाव नहीं डालता, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि खालिस्तान से भी संबंधित है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसको पढ़िए। जन्म के समय अगर बच्चे का भार कम है तो मृत्यु का प्रतिशत बढ़ जाता है ना, मृत्यु की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है ये पूछा गया है। तो दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणाम बिल्कुल होंगे, लंबे समय तक स्वास्थ्य परिणाम हो जाएंगे खराब, है ना। प्रतिरक्षा शक्ति भी घटने लगती है, पोषक तत्वों की भी उसमें कमी हो जाती है। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जन्म के समय यदि बच्चे का भार कम है तो उच्च नवजात में मृत्यु दर तो बढ़ेगी और साथ साथ ये तीनों चीज़ें भी उसमें होंगी। दीर्घकालीन स्वास्थ्य दुष्परिणाम होने लगेंगे, प्रतिरक्षा शक्ति घटने लगेगी, पोषक तत्वों की कमी भी हो जाएगी उसके शरीर में, तो प्रायः सभी रोग उसके हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो हमें इसका राइट आंसर क्या देंगे? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रमुख खालिस्तान का लक्षण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया है, इससे पहले वाले भी वीडियो में मैंने बताया था आपको। चंद्रमुख खालिस्तान का लक्षण है VAD, क्वाशरकोर, PEM, मेरास्मस। तो फ्रेंड्स आपको बता देते हैं, चंद्रमुख जो है ये क्वाशरकोर का रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है कि चंद्रमा जैसा दिखने लगता है, इसलिए उसे चंद्रमुख कहा जाता है। ये क्वाशरकोर रोग के कारण होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि एक बच्चे का जन्म के समय जो भार होता है कौन सी आयु में उसके भार का 2 गुना हो जाएगा। 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह। 12 माह मतलब 1 साल का बच्चा, उसकी डबल आयु हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा। 18 माह भी ज़्यादा है, 24 माह भी ज़्यादा है। लेकिन जो 6 माह है मतलब बच्चे का जन्म के समय जो उसका भार है 6 माह की अवधि तक उसका 2 गुना हो जाता है।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन से योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? इसमें कोई ज़्यादा सोचने विचारने वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, समेकित बाल संरक्षण योजना, समन्वित बाल विकास योजना या राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन? पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था, ये पूछ रहा है। तो पूर्ण शक्ति केंद्र ये आएगा हमारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। और इसका मिशन का उद्देश्य क्या होता था इसमें भारत में संचालित सभी योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी दी जाती थी, ठीक है। ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। GSM सिस्टम, GSM क्या है और GSM सिस्टम क्या है, ये पूछा है। ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल, जनरल सिस्टम मॉड्यूल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि GSM सिस्टम क्या होता है, ठीक है। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे एक डिजिटल सिस्टम के रूप में विकसित किया गया था, जिसने कम्युनिकेशन उद्देश्य के लिए टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस TDMA तकनीक का इस्तेमाल किया था। GSM ही होता है जो डेटा को डिजिटाइज और कम करने का काम करता है। डिजिटल सिस्टम में 64 kbps से 120 mbps डेटा रेट्स को ले जाने की क्षमता मौजूद होती है, ये हमें याद रखना है। तो इससे क्या पता चला आपको, GSM सिस्टम क्या है इनमें से? जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और इसके अंतर्गत जो जानकारी दी हूँ वो भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? कई बार पूछा, ये क्वेश्चन इजी है। इसका आंसर हो जाएगा 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे? फ्रेंड्स, प्रश्न को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको पता चलेगा यहाँ पर स्वच्छता दिशा निर्देश के बारे में कहा गया है, यानी कि गाइडलाइन के बारे में बात कर रहा है, गाइडलाइन के बारे में, ठीक है। कायाकल्प, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र है, इसका कोई लेना देना नहीं है गाइडलाइन से। इस गाइडलाइन से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो स्वच्छता दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कायाकल्प। अब कायाकल्प क्या चीज़ है? अधिकतर लोगों का कहना ये होगा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आएगा, लेकिन नहीं। ये गाइडलाइन किसके अंतर्गत आएगी? कायाकल्प। अब ये कायाकल्प क्या चीज़ है? मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प की शुरुआत की थी। किसके लिए? सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कायाकल्प। जिनको नहीं पता है कायाकल्प के बारे में, वो लोग ध्यान रखेंगे कि मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और साफ सफाई निश्चित करने के लिए 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल कायाकल्प की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? सती प्रथा ये तो कॉमन चीज़ है, बहुत पहले से पढ़ते आए हिस्ट्री में। एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, महिला की सहमति से वो अपने आप को जला रही है, या उसको ज़बरदस्ती उसका पति मर चुका है और उसके साथ ज़बरदस्ती उसको जलाया जा रहा है कि उसका पति मर चुका है तो उसे भी जला दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही बातें सती प्रथा में आती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? 25%, 30%, 40% या 50%? फ्रेंड्स, प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बालिका की आयु जब 18 वर्ष की हो जाए, अगर उसका सुकन्या समृद्धि में खाता है, उसकी बात बता रहे हैं, जब उसकी आयु 18 वर्ष की हो जाए तो उसके अकाउंट में जो पैसे जमा है उसका कितना प्रतिशत निकाल सकती है? तो जब बालिका की आयु 18 वर्ष की हो जाती है तो वो अपने खाते से 50% तक की रकम निकाल सकती है, और जो बाकी की 50% रकम बचेगी वो उसे 21 वर्ष होने के बाद निकाल सकती है। तो ये हमें याद रखना है कि एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता से 50% जमा उठाया जा सकता है, और बाकी का जो 50% बचेगा वो 21 वर्ष की आयु में उठाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का खालिस्तान है। कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सब जानते हैं क्या चीज़ होती है। क्या है मोटापा? एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्लोरोफिल, ये तो कहीं से संबंधित नहीं है, तो पेड़ पौधा संबंधित है। क्लोरोफिल क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लोरोफॉर्म वही जानते होंगे ना आप लोग, जो ऑपरेशन के वक्त सूंघा देते हैं ताकि बेहोश हो जाएं, कोई असर ना हो उनको सूंघाने के लिए। अगला है एक वसी अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है, उच्च रक्तदाब का कारण है। हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि क्या सही है। जैसे कि पता है कि क्लोरोफिल भी नहीं हो सकता, क्लोरोफॉर्म भी नहीं हो सकता है, बचता है ये दोनों। तो जिन ऑप्शन में आ और बा नहीं है उनको छोड़कर बाकी सब सही हैं। तो ढूंढिए किसमें आ और बा नहीं है। तो आप देख रहे होंगे तीसरा जो ऑप्शन है सा और दा, मतलब कि एक वसी अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है और उच्च रक्तदाब का कारण है। ये कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? याद रखिएगा, पूछ रहा है सही नहीं है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। यह आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने का दिशा निर्देश देता है। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। तो अधिनियम 2013 संबंधी निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ये गलत है, जबकि वहाँ जम्मू कश्मीर में भी ये नियम लागू हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? घरेलू हिंसा में क्या क्या शामिल किया जाएगा? इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। बिल्कुल होती है घरेलू हिंसा में मानसिक और शारीरिक कष्ट। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। यह अधिनियम मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से क्षति पहुंचाई जाती है उसके लिए जिम्मेवार है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ये दोनों ही घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में विकल्प है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे। डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोहराया गया है। डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, राइबोस,
फ्रक्टोज या डीऑक्सीराइबोज। हमें इनमें से उत्तर छांटना है कि क्या है उत्तर। इसका राइट आंसर क्या है? डीएनए एवं आरएनए। ग्लूकोज तो हो ही नहीं सकता और ना तो फ्रुक्टोज होगा, तो आपको बता देते हैं डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म है इसका। और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों ही जेनेटिक जानकारी देने का काम करते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए मुख्य केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ये आपको सही बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या बताया अभी हमने? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ये हमें याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आता भी है। कभी कभी डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये याद रखना है। दोनों ही जेनेटिक जानकारी देने का काम करती है, ये भी हमें साथ साथ याद रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो वाकई यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं अगली सीरीज़ पे फिर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।